हेलो एंड वेलकम टू बीपीटीआर पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूँ फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी में हम जिसके बारे में पिछली बार क्लास में कर रहे थे वो था पार्टनरशिप। सो आई एम स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू विद द पोर्शन ऑफ पार्टनरशिप, बट बिफोर आई प्रोसीड विद दैट हमारा कंप्लीट कोर्स फॉर ESICDD शुरू हो चुका था फ्रॉम 12th ऑफ सितंबर 2021। सो इन केस अभी तक आपने हमारे पोर्टल को रिव्यू नहीं किया है, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। एक बार पोर्टल को जाकर रिव्यू कीजिए कि एग्जैक्टली हमारे पोर्टल पर इस समय कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं। साथ साथ हमारा ESIC का पेड कोर्स चल रहा है, तो उसका फ्री कोर्स आप जो वार्म अप कोर्स देख रहे हैं इसकी भी PDFs आपको फ्री अवेलेबल है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। अलॉन्ग विद दिस आपके पास एक सरप्लस वगैरह आपके पास अवेलेबल है। हमारी टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है। इन केस किसी ने हमारी कंप्लीट कोर्स को परचेज किया हुआ है उन सब के लिए टेस्ट सीरीज ओपन हो चुकी है। एंड एनीबडी एल्स हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स, उन्हें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही पढ़ना है, कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल्स ही पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ मार्केटिंग पढ़ना है, सिर्फ HRM पढ़ना है, सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ना है, सिर्फ पबेड पढ़ना है, सिर्फ RTI पढ़ना है, आपको जो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना होगा आप वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं इन द कंप्लीट कोर्स फॉर ESICDD। ठीक है, ये कोर्स लाइव भी है और प्री रिकॉर्डेड भी है, तो आपके पास कुछ प्री रिकॉर्डेड पड़े हैं और कुछ आपके पास लाइव कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। सो इन केस अभी तक चेकआउट नहीं किया है देन यू शुड गो एंड चेक इट आउट नाउ मूविंग ऑन। अपने पास आज क्या टॉपिक्स हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट स्टेट्स व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? क्या वो क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, नॉट शोन इन द करंट अकाउंट, डेबिटेड टू द पार्टनर्स करंट और नन ऑफ द अबव। जब हम इसकी बात करते हैं दिस इज व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंपनी ये सॉरी पार्टनरशिप के लिए जब हम बोलते हैं ना उसके लिए वो एक इनकम होती है। वाई इज इट नोन एज एन इनकम? क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा होता है, तो वो क्रेडिट होगा या फिर नॉट शोन होगा या डेबिटेड होगा। जो बिजनेस के लिए इनकम है यानी P&L अप्रोप्रिएशन में जो चीज़ एज एन इनकम शो की जाती है वो यहाँ पर क्रेडिट होती है। तो लेकिन पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट से तो हम पैसा निकालते हैं ना, तो जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट से पैसा निकालते हैं वी आर डिडक्टिंग दैट मनी आउट ऑफ हिज अकाउंट, तो वहाँ पर उसके अकाउंट में ये होता है डेबिट, यानी कि दिस इज डेबिटेड टू द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तब प्रिपेयर किया जाता है जब किसी केस के अंदर वी बिलीव कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल तो इन्वेस्टेड रहनी ही चाहिए। तो वो उस केस में क्या करते हैं, एक अकाउंट जिसमें पैसा फिक्सिटी में रहता है उसे बोलते हैं कैपिटल, और जो फिक्सिटी में नहीं रहता उसे हम कहते हैं करंट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ द पार्टनरशिप one partner has unlimited liability and other partner have a limited liability। किस तरह की पार्टनरशिप में एक पार्टनर की तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है लेकिन दूसरे पार्टनर की जो वो लिमिटेड लाइबिलिटी है। पार्टनरशिप एट विल, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक स्पेसिफिक तरह की पार्टनरशिप का एक्ट है तो जिसे बोला जाता है LLP एक्ट 2008। इस एक्ट के अंडर हमारी जो पार्टनरशिप है ना, किसी एक पार्टनर की तो मिनिमम कह देते हैं कि उसकी तो पार्टनरशिप के अंदर जो भी उसकी अमाउंट है वो अनलिमिटेड होगी, बाकी सबकी लिमिटेड हो जाएगी। यानी अगर आप मैं हम 4-5 लोग हैं, मैं अगर अनलिमिटेड पार्टनरशिप कर लेती हूँ और बाकी सबकी लिमिटेड है तो इस केस में क्या होगा कि कभी कोई प्रॉब्लम आई तो जिसने जितनी अमाउंट बोली थी they are supposed to pay only that much amount but I'll have to bear the entire portion of that. This is called limited liability partnership. So in case of limited partnership such a scenario occurs. Moving on to the next question, when is the partnership act enforced? पार्टनरशिप एक्ट कब अप्लाई होता है? when there is no partnership deed, when there is a partnership deed but there are differences of opinion between the partners, or when the capital contribution by the partner varies, or when partners salary, interest on capital are not incorporated in the partnership deed। जिस समय पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है तब पार्टनरशिप एक्ट लग जाता है, या फिर आपकी जो पार्टनरशिप डीड बनी है लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, यानी दोनों पार्टनर्स में झगड़ा हुआ या 3 पार्टनर्स उनमें झगड़ा हो रहा है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए वैसे नहीं होना चाहिए। जब पार्टनर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है बाय द पार्टनर वो वेरी करता है, और व्हेन द पार्टनर्स सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। देखिए पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जब अब हमारी पार्टनरशिप डीड ना बन रखे ना, 2 चीज़ें होती हैं, सिर्फ 2 मेन चीज़ें याद रखिएगा। एक,
आपका जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि एक हमारा पार्टनर, दूसरा होता है कि हमारे पास ना जो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एनी पार्टनर, कौन सा लोन, जो किसी पार्टनर से लिया हो, वो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम आपको पे ऑफ करना होता है। सो इन दिस केस व्हेन द पार्टनरशिप एक्ट इज इन अप्लाइड ओनली देन दिस थिंग हैपेंस। लेकिन ये तब होता है जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बन रखी है, यानी पार्टनर्स ने अपनी तरफ से जब कोई डिसीजन नहीं लिया होता कि कोई काम होगा तो कैसे होगा। तो क्या होता है, जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बन रखी तो देन द एंटायर पोर्शन गोज ऑन टू द ऑर्गेनाइजेशंस पीपल। देन अल्टीमेटली क्या होगा, देखिए, या तो आपने डीड बनाई है, डीड बनाकर लिखा कि आपने A:B C सबका इतना इतना रेशो होगा, 1:2:3 के रेशो में काम करना है जी, A का इतना, B का इतना, C का इतना, इतनी सैलरी होगी। जब हम ये सब चीज़ें नहीं डिफाइन करें, कहते कुछ नहीं बोलना, कोई पैसा नहीं देने, कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 चीज़ें याद रखना, प्रॉफिट जो भी बांटोगे वो इक्वली बांट देना। नंबर 2, आप क्या करने वाले हो, सेकेंड पॉइंट वुड बी आफ्टर डिवाइडिंग इट इक्वली, सेकेंड पॉइंट वुड बी टू provide interest on loan at the rate of 6% per annum. These are the only 2 provisions which would be taken care of. That is where the partnership act comes in, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, लोगों के बीच में झगड़ा ना हो, तो पार्टनरशिप एक्ट ने खुद ही उस चीज़ को डिफाइन कर दिया है। इस केस में कोई सैलरी नहीं होगी, कोई कमीशन नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होगी, नथिंग इज दैट, क्योंकि पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। कौन सी चीज़ P&L अकाउंट में नोट होती है, IOC, सैलरी, ट्रांसफर टू रिजर्व, या फिर ऑल ऑफ द अबव। P&L अप्रोप्रिएशन में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें नोट की जाती हैं, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ रिकॉर्डेड। When we talk about the P&L अप्रोप्रिएशन यानी वो अकाउंट जिसके अंदर हम पार्टनर्स का सब कुछ नोट करते हैं, पार्टनर्स का दिया गया पैसा, पार्टनर्स से आया गया पैसा, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। गाइस ये चीज़ याद रखिएगा, एक्सपेंसेस एंड एक्सक्यूज मी इनकम्स आप नोट करके चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड, यानी IOC है, सैलरी है, ट्रांसफ़र है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जब हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं ना, उसका फॉर्मेट कैसा दिखता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ लिख देते हैं 2IOC, अगर IOD होगा तो वो इस तरफ आता है, इनकम इस तरफ और एक्सपेंस इस तरफ, सैलरी लिखोगे तो इस तरफ और रिजर्व लिखोगे तो वो भी इस तरफ। ये इसका फॉर्मेट है, यानी अगर हम P&L अप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं, all of these is going to be a part of P&L appropriation. This is an appropriation account. It is basically a nominal account. अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो साथ साथ लिख लीजिए that P&L appropriation is a nominal account which records profit and loss to be distributed among the partners after recording their salary, interest on drawings, interest on capital, or any other income or expense due. ठीक है, ड्यू क्योंकि क्रूअल बेसिस पे चलता है तो कोई दिक्कत नहीं आती कि आपने सैलरी कौन सी डाली है। अगर आपके पार्टनर को कुछ भी देने वाला बनता है तो P&L अप्रोप्रिएशन उसको नोट करता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, अगर इसमें मैं आपको बोलूँ कि रेंट की बात की जाए या इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की जाए, याद रखिए ये पार्टनर से हो या किसी और से हो, दीज आर कंपल्सरी, दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जेब में पैसा है, जेब में पैसा नहीं है, तो भी इनको आपको रिकॉर्ड करना ही होता है। सो रेंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, ये दोनों के दोनों आप रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। रेंट to be paid to a partner for the place taken from them, और interest on loan given to the partner because of the loan taken from them। अपनी जेब में पैसा हो या ना हो, किराया तो देना पड़ेगा, लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ओवरऑल ये दोनों चीज़ों को हम नोट करते हैं, तो हमारे पास पॉइंट आता है D। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, current account can have a positive or a negative balance, fluctuating capital account can have a positive or negative balance, or all of the above।
इनमें से कौन सा पॉइंट सही है, इनमें से कौन सी बात सच है? क्या फिक्स कैपिटल में हमेशा क्रेडिट बैलेंस मिलेगा? क्या उसमें हमेशा पैसा पड़ा होगा? या करंट बैलेंस जो होता है उसका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है? और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है यानी जो बदलती रहती है कैपिटल, उस केस में क्या होता है? क्या पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस आपको देखने को मिलता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? देखिए, अगर मैं बात करूँ फिक्स कैपिटल की, तो फिक्स कैपिटल वो पैसा जो हम डाल के ही रखते हैं मार्केट में, तो ये करेक्ट है। करंट अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, ये भी करेक्ट है, बिकॉज करंट अकाउंट बनता है इसलिए कि जो भी फ्लक्चुएशन है ना, कहते हैं काम करो, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर दो तरह के अकाउंट बनते हैं। एक बनते हैं कैपिटल अकाउंट, कहते हैं इसको नहीं छेड़ना, अच्छा बुरा कोई भी समय आए इतना पैसा बिजनेस में लगाना चाहिए। और करंट अकाउंट का मतलब होता है जब आप बिजनेस के अंदर पैसे को फ्लक्चुएट कर देते हो, तो देन दैट मीन्स आपको एक फ्लक्चुएशन अलाउड होती है। दिस मीन्स इस केस में द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सब सही है, इसमें कोई गलत नहीं था इनमें से, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग तो कहता है पैसा आई गई चीज़ है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, रोना नहीं है उसके पीछे, नोट कर लो चुपचाप। जब नेगेटिव है तो नेगेटिव है, जब पैसा आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आती है। फिक्स्ड कैपिटल वो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं जिनको डर लगता है, किस चीज़ से? वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बिजनेस में इतना पैसा होना चाहिए, इधर इतना पैसा ना लगा कर छोड़ दो, यहाँ पर फ्लक्चुएशन हम झेल लेंगे, इधर वाला नहीं छेड़ना। तो कैपिटल वो होता है, पहला अलग से बना देते हैं, कहते हैं इस पैसे को नहीं छेड़ना ना, बाकी जो मर्जी छेड़ लो, ठीक है। ये उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर डेबिट बैलेंस, देन क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट, और नीदर डेबिट नॉर क्रेडिट। ये पिछले वाले का ही सिबलिंग है एक तरह से ये वाला क्वेश्चन। तो बताइए, बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर का जो करंट अकाउंट होता है, क्या उसका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, या दोनों होते हैं? देखिए, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट बनता ही इस हिसाब से है कि उसका नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, यानी डेबिट बैलेंस को कहते हैं नेगेटिव बैलेंस, और क्रेडिट को कहते हैं पॉजिटिव बैलेंस। फॉर द कैपिटल, कैपिटल अगर क्रेडिट साइड पर होगी तो यानी पॉजिटिव है, उसमें पैसा है, और अगर डेबिट में होगी तो मतलब वो नेगेटिव है, मतलब पर्सन ने ज़्यादा पैसा बिजनेस से निकाल लिया है, उसे वो बोल देते हैं द डेबिट बैलेंस, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इफ द पार्टनरशिप फर्म्स, इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड। अगर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, आईओसी कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे? क्या क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल, डेबिट साइड ऑफ करंट, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल? कहाँ रिकॉर्ड करूँ मैं इसको, बताइए। जब हम बात करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की, जब हमें डर लगता है कि देखो जो मर्जी हो, हमें तो बहुत डर लगता है, इसलिए ना एक काम करो, एक कैपिटल अकाउंट बनाकर अलग कर दो, इसके अंदर सिर्फ जो पैसा बिजनेस में डाल रहे हो वो डालो, और अगर कोई मेजर बिजनेस से पैसा निकालोगे उसको डाल दो, यानी मेजर ड्राइंग्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो निकालनी है, तभी ये अलाउड होगा। बाकी सब छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें हैं वो डालो आप करंट अकाउंट के अंदर। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? फर्म के लिए खर्चा, लेकिन पर्सन के लिए क्या होती है? इनकम होती है ना। पर्सन को कहते हैं कि पर्सन सीधा बिजनेस के बल से क्या पूछता है, मैं ना सीरियसली बात कर रहा हूँ, आपको पता है अगर मैं आज बैंक में जाऊँ तो मेरे पास में, अभी बैंक में क्या रेट चल रहा है, आई थिंक 5% के आसपास दिख रहा था, जो मैंने भी रिसेंटली RD FDs का चेक करी थी, तो वहाँ पर मेरे को 5% दिखा, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक टू बैंक ये वेरी कर रहा है। तो मैं जिस बैंक में मेरा अकाउंट है मैं उससे अकाउंट बता रही हूँ, उसमें मेरे को 5% दिखा। अब वहाँ पर वो पर्टिकुलर पर्सन पूरा सेंटी होकर बोलेगा कि एक बात बताऊँ सर, हम लोग अगर आज मार्केट में पैसा लगाने जाए वो भी 5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अगर मैं अपना अकाउंट खोलूँ मेरे अकाउंट में मुझे 5% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आप नहीं दे सकते क्या? तो अब जो बिजनेस है वो बिजनेस कहते हैं मैं प्रॉफिट तो देता हूँ, कहते हैं क्या बात कर रहे हो, वो तो मैं रिस्क का रिटर्न है, क्या जो पैसा जमा करके रखा हुआ है, ब्लॉक करके रखा हुआ है बिजनेस में, उसकी कोई रोल नहीं है, कोई मोल नहीं है उस चीज़ का। वो कहते हैं ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम आपके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। यानी बिजनेसमैन के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है? दिस इज एन इनकम सोर्स। तो जब वो एक इनकम का सोर्स हो जाएगा तो ये कहाँ आएगा? इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड में जाएगा ऑफ द करंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, when the partners capital accounts are floating, which one of the following items can be written off on the credit side of partners capital account? कौन सी चीज़ आप खत्म कर सकते हो ऑन द क्रेडिट साइड? क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस तरफ जो आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म, देन पार्टनर्स शेयर इन द फर्म, और द सैलरी टू एक्टिव पार्टनर। फ्लोटिंग यानी फ्लक्चुएटिंग, कोई दिक्कत नहीं है अगर हमारी जो कैपिटल है वो वेरी करती रहती है। ये बड़े आप बोल सकते हो ये वाले ना
जो पार्टनर्स होंगे ना ये डरते नहीं है, वो कहते हैं ठीक है कभी पैसा आता है कभी पैसा जाता है, कभी बहुत पैसा होता है जेब में, कभी कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं कह सकते वहाँ पर. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, द करेक्ट थिंग वुड बी, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए पैसा होता है, पर्सन के लिए खर्चा होता है. लोन एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म, ये इसका अकाउंट अलग ही चलता है. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंट. पार्टनर शेयर इन द लॉस, लॉस मतलब बिजनेस का पैसा कम हो रहा है, ये डेबिट साइड पे चल रहा होगा. एक ही चीज़ यहाँ पर सेट बैठती है, वो है सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर को जो आप पैसा देते हो वो यहाँ आता है, यानी पार्टनर के अकाउंट में हम यहाँ लिख देते हैं बाय सैलरी. ठीक है, ऐसे नोट हो जाता है. सॉर्टेड. नाउ मूविंग ऑन. इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट गिवन, नहीं गिवन है ये, तो क्या होगा इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मच टाइम, कितने समय के लिए चार्ज होगा, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने. इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर इज नॉट गिवन, नहीं बताया उसने ड्रॉइंग्स कितने की है, तो अब क्या करोगे. अब जब नहीं गिवन होता ना तो हम एवरेज मान के चलते हैं. एक साल का एवरेज क्या होगा, 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6 मंथ्स. अगर ड्राइंग्स के रिगार्डिंग कुछ भी गिवन ना हो देन वी विल कीप इट एज 6 मंथ्स, ये रूल कहता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गारंटी गिवन टू द पार्टनर ए बाय द अदर पार्टनर्स बी एंड सी मीन्स, जब एक पर्टिकुलर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को गारंटी देता है तो आप उसे कैसे नोट करते हैं. इन केस ऑफ लॉस ए विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट लॉस. In case of insufficient profits, A will receive only minimum guarantee. In case of loss and of insufficient, A will withdraw the minimum guarantee, or all of the above. बताइए. In case of guarantee जब हम बात करते हैं तो क्या होता है. गारंटी यानी हमें ये होता है कि अब कोई नया पार्टनर है, वो कहता है मुझे तो डर लगता है जी, तो क्या करना है. ए कहता है कोई बात नहीं, गारंटी गिवन टू अ पार्टनर है, इसको डर लगता है, तो बी और सी कहते हैं देखो चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी हो गई तो हम तुम्हारे हिस्से का तुमको प्रॉफिट देंगे ही देंगे, चाहे अपनी जेब से हमें काट के देना पड़ जाए. यानी इस केस में वो उसको पैसा ज़रूर मिलता है, जो मर्जी हो. उसका जो लॉस का भी कंट्रीब्यूशन होगा ना वो भी उसके ज़िम्मे नहीं आता, वो भी बाकियों को देना पड़ेगा. और इसको अगर आपने 10,000 रुपये देने की बात कर लिया ना, आप चाहे नेगेटिव में हो जाओ वो पॉजिटिव में ही रहेगा. दिस इज़ द पावर ऑफ गारंटी. अब यहाँ पर क्या है, अब जैसे लॉस है ए विल नॉट कंट्रीब्यूट, दूसरा कहता है इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स ए विल रिसीव ओनली द मिनिमम गारंटी, जितना उसका गारंटी है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा. ये पॉइंट बिल्कुल सही है. पहले के अंदर सोचिए क्या होगा, इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट ए विल विड्रॉ द मिनिमम गारंटी अमाउंट. घूम फिर कर एक ही बात नहीं लिखी हुई इस केस के अंदर, कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस केस के अंदर आपके पास वो मिनिमम तो डेफिनेटली ले सकता है. एक्चुअली इसमें ये वाला भी सही है, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं, इसमें लॉसेस वाला पॉइंट भी सही है. एक्चुअली ये दोनों मिलाकर ये बनता है, क्योंकि ना अपनी जेब में पैसा हो अपनी जेब में पैसा ना हो, अगर लॉस हो गया तो भी, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हुए तो भी, इन दोनों के ही टाइम पर हम लोग अपनी गारंटी से पीछे नहीं हट सकते कि इस बार तो प्रॉफिट आया ही नहीं. वो कहता है ना, मैंने बोला था मैं इस कंपनी में इस पार्टनरशिप फॉर्म में तभी आऊँगा जब मेरे को 10,000 रुपये तुम बोलोगे, अच्छा समय बुरा समय देने देने तुमने, तो आप लड़ाई नहीं कर सकते. आपको 10,000 रुपये कमाने कमाने हैं, उसको देने देने हैं, उसके बाद बात होगी जो होगी. ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, द करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी सी. दोनों वाले पॉइंट्स आएंगे, लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स दोनों का कंबाइंड होता है इसके अंदर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B are partners in a firm. They are entitled to interest on their capitals, but the net profit was not sufficient for this interest. Then the net profit will be distributed among the partners. Agreed ratio, profit sharing, capital या equally. A और B partners थे. They are entitled to IOC. दोनों को IOC मिलना था, लेकिन जो net profit है ना वो जो है वो इनसफिशिएंट है इंटरेस्ट पे बांटने के लिए. मतलब हो सकता है प्रॉफिट कम था, लेकिन एक को आपने आईओसी देनी है 10,000 और दूसरे को आपने आईओसी देनी है 20,000 और आपके पास है सिर्फ 5,000. अब क्या कर लोगे, 5 नहीं चलो 3 लेते हैं. ठीक है, आई एम राइटिंग एज 3,000. तो इस केस में आप क्या करते हो, दे फॉर्मुलेट अ स्पेसिफिक रेशो विच दे कॉल, नहीं इसका आंसर कैपिटल रेशो नहीं आएगा, इसका आंसर एक्चुअली ना ये मैं यहाँ पर ना आई एम पुटिंग इट एज एक्सपेंस रेशो. जब हम NCRTs फॉलो करते हैं ना तो NCRTs के अंदर देयर इज नथिंग कॉल्ड कैपिटल रेशो, दिस हैज़ टू बी एडजस्टेड.
इट हैज़ टू बी द एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो यानी जितने का वो आपको प्रॉफिट देना था ना, उसी के बेस पर जाता है। ये अकाउंटिंग के बहुत कोर रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि देखिए अब आपके पास है ही 3,000 रुपये, तो क्या होगा। अब यहाँ पर ना ए बोलेगा मेरे 1,000, मेरे 10,000 बनते हैं, और बी कहेगा मेरे 20,000 बनते हैं, ये तो गलत बात है। बी बोलेगा मेरे को दे दो, ए को मत दो। ए बोलेगा ये तो गलत बात है, मेरे तो 3,000 रुपये बनते थे भाई, मेरे को 10,000 देने थे आपने, 10,000 मेरे को दो पहले। वो कह फिर ए अपनी तरफ से ये बोलेगा मेरे को तो कम ही देने ना, मेरे को देके ख़त्म करो, बी को अगली बार दे देना। बी बोलेगा कि मेरे को इतना रुपया देना था, 3,000 तो दो। अब वो कहते हैं लड़ाई बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। कहते हैं एक काम करो, लड़ाई को पीसफुली ख़त्म करना है ना, ए को कितना देना है, कहते 1। बी को कितना देना है 10,000, इसको देना है, उससे कितना देना है 20,000। कहते हैं इसकी रेशो निकालो, कितनी बनी 1:2। कहते देखो जितना बनता होगा टोटल का, ए वन जो एरिया है वो 1 पार्ट ऑफ द टोटल, वो किसका है, ए का 1/3, और बी का कितना हो गया 2/3। तो कहते इसी को 1/3 और 2/3 में बांट दो। कहते 3,000 रुपये बचते हैं अपने पास। देखो कौड़ी मिट्टी बात, अपने पास पैसा है नहीं, जिस रेशो में आप पैसे मांग रहे हो उसी रेशो में पैसे पकड़ लो, क्योंकि कुछ है तो है नहीं अपने पास, और जितने रुपए इसी में काम चलाना पड़ेगा। अब वो कहते हैं जो आ रहा है आने दो। ये कहता है कितना आएगा मेरे पास, कहते हैं ए आपके पास आएगा 1,000 रुपये। ए बोलेगा ठीक है कुछ तो आ ही रहा है। और बी के केस में आते हैं 2,000 रुपये। अब दोनों को शांति होगी, ये कहते हैं मेरी जेब में भी आ गया, बी कहता है मेरे पास ए से ज़्यादा आया ना, उसको भी तसल्ली ए को भी तसल्ली। जब दोनों अपनी तसल्ली में आ गए तो देन इट बिकम्स एक्सपेंस रेशो। It has to be written as expense ratio, it is not the capital ratio, it is never in the capital ratio. This is given in NCERT class 12th, so this is something, the concept you will find there only. तो उसमें ये अलग वे से लिखा जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर आई वुड लाइक टू एंड माई क्लास। आज का हमारा टॉपिक था रिगार्डिंग पार्टनरशिप। नाउ आई विल सून मूव टूवर्ड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वंस वी आर डन विद द कंपनीज वी विल मूव टूवर्ड्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो लेट्स बिगिन विद द लेटर पार्ट, जब हम लोग को और डिटेल में और इन डेप्थ अकाउंटिंग को पढ़ना है। सो कीप स्टडिंग हार्ड गाइज, बिकॉज अब हमारी जितनी पेस स्ट्रॉन्ग रहेगी, अपना स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा रहेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना हमें बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। सो मैं आपको मिलती हूँ अगली क्लास के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, कीप वर्किंग हार्ड। एंड इन केस आप इसकी PDF ढूंढ रहे हैं तो पोर्टल पर जाइए, आपको वहाँ पर सब मिल जाएंगी, ठीक है। सो गुड बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट।